AIBE पास ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण जो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते। आइए उस कारण को जानकर बेयर एक्ट से आंसर्स ढूंढने की सबसे बेहतर तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या कारण बन रहा है कि बच्चे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी AIBE एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? तो वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक रीजंस हैं जो बहुत सारे बच्चों के फेलियर का रीज़न बन रहे हैं? क्या ये AIB एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लेवल का है या कोई और कारण है जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम हम इजीली क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? आइए पहले उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे, हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे अपर्याप्त तैयारी, सही समय पर और सही तरीके से अध्ययन ना करना। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप इस चीज़ को मानिए। आपने बेयर एक्ट्स को अच्छे से स्टडी नहीं किया हुआ है, इंडेक्स पार्ट को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को आपने स्किप कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। सही समय पर सही तरीके से अध्ययन ना करना, अपर्याप्त तैयारी एक बहुत बड़ा कारण बनती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाने का। परीक्षा के लिए आवश्यक समय का सही तरीके से उपयोग ना करना। देखिए, हमारे पास AIB 18 के बाद AIB 19 में अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का, ऑलमोस्ट 12 महीने का समय था। अब आप ये मुझे बताइए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये जो 12 मंथ्स का जो उनके पास टाइम था, 12 मंथ्स का जो टाइम था उनके पास, उसको कितना उन्होंने ठीक से यूटिलाइज़ किया? कितने बच्चे हैं? क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आपने पूरे 12 महीने अपने आप को बेयर एक्ट्स के लिए डिवोट करने की कोशिश की? अगर 12 महीनों में आप 20 बेयर एक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते तो बहुत आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते थे। तो समय के प्रबंधन में एक बहुत बड़ा इशू बनता है, जिसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं अरे एग्ज़ाम जब आएगा तब देखेंगे, पर अभी भी 1 महीने का समय हमारे पास अवेलेबल है। 1 महीने में भी हम बहुत सारे बेयर एक्ट्स के इंडेक्स पार्ट को एटलीस्ट अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो परीक्षा के लिए आवश्यक समय का सही तरीके से उपयोग ना कर पाना, समय का प्रबंधन अच्छे से ना कर पाना भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है फेलियर का। सिलेबस को सही समझ ना होना और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान ना देना। देखिए, ये ऑब्वियसली मैटर करता ही करता है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझेंगे, इस बार आपने अगर सिलेबस नया अपडेटेड सिलेबस जो है उसको डाउनलोड नहीं किया है, तो आप इस बार भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस बार देखिए जो पुराने लॉज थे वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 3 जो नए लॉज हैं वो भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं। इसका मतलब आपको पुराने और नए दोनों लॉज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सिलेबस की सही समझ नहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप दोनों नए और पुराने बेयर एक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का पर्याप्त अभ्यास ना करना। देखिए, आपको पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार देखना ही चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है कि उनको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हो, टाइम बाउंड प्रोसेस में रह के उसे सॉल्व करते हो, तो एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा, प्लस आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या बेयर एक्ट में से क्वेश्चन ढूंढ पाने का तरीका जो आपका है वो सही है कि नहीं है, या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। एटलीस्ट आप ये तो समझेंगे, अपने आप को समय देना तो शुरू करेंगे। परीक्षा के समय पर तनाव या चिंता की वजह से प्रदर्शन प्रभावित होना। देखो, तनाव और मानसिक दबाव हर इंसान के ऊपर है जो एक बार लॉ कर चुका है, उसके ऊपर COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने का मानसिक दबाव अपने आप बन जाता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि उसके परिवार के लोग या समाज के लोग उसको दबाव डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर मानसिक दबाव अपने आप बन जाता है कि मुझे सीओपी लेना ही लेना है। पर अगर वो परीक्षा के समय पर आप इस तनाव को, इस मानसिक दबाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो अब ये आपकी गलती है। उसके लिए आप अपने आप को बेरेक्स के थ्रू अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस तरह के मानसिक दबाव से अपने आप को बचा सकते हैं। नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी की कमी, परीक्षा के प्रारूप, नियम और विनियमों की सही जानकारी ना होना। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कहीं पे सिग्नेचर करना भूल गए, या कहीं के पे हम लोगों ने प्रॉपरली अपना रोल नंबर नहीं भरा, हम वहाँ पे ये चीज़ भूल गए, वहाँ पे वो चीज़ लिखना भूल गए। देखिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसको आपको थॉरली फिल करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे एग्जामिनर खड़े होते हैं सामने, आप उनसे भी क्रॉस चेक करवा सकते हैं। काइंडली मेरे जो फॉर्म जो मैंने भरा है उसको काइंडली क्रॉस चेक कर लीजिए, इसमें कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। या अगर आप किसी चीज़ में डाउटफुल हैं तो उस चीज़ के लिए आप रुक सकते हैं कि मैं एग्जामिनर से पूछ लेती हूँ कि, या पूछ लेता हूँ कि ये क्या चीज़, इसको कैसे मैनेज करना है। तो वो वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। पर गलत भरने से बेटर यही है कि आप दूसरे की हेल्प ले लें। तो परीक्षा के प्रारूप, नियम और विनियमों की सही जानकारी ना होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चों के जो आंसर शीट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सही जानकारी वहाँ पर फिल नहीं की होती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि बहुत सारे बच्चे किसी न किसी रीज़न की वजह से, चाहे पेपर उन्होंने अच्छा किया होता पर फिर भी वो वहाँ पर उनका जो रिज़ल्ट है वो फेल शो होता है। इन कारणों पर ध्यान देकर छात्र अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि बेयरएक्स से आंसर ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस बता दिए जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट ये पता चल सकता है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस बनते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बेयरएक्स से आंसर्स को कैसे ढूंढा जा सकता है। देखिए, सर्च फीचर का उपयोग करें। अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में हैं तो Ctrl+F का उपयोग करके कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं। देखिए, डिजिटल फॉर्मेट में अगर आप कोई बेयरएक्स को स्टडी कर रहे हैं तो अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। प्लस आपका जो इंडेक्स पार्ट है, इंडेक्स पार्ट को भी अच्छे से अगर आप थॉरली स्टडी करते हैं तो भी आप अपने कीवर्ड्स को आराम से ढूंढ सकते हैं। संक्षिप्त संकल्पना, पहले उस विषय की प्रमुख धाराओं, सेक्शनों को पहचानें जिससे आपका प्रश्न संबंधित है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में, कौन से चैप्टर का, कौन से सेक्शन का, कौन सा सब सेक्शन है ये, और उसका कौन सा पार्ट है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, अगर या तो आप बेयरएक्स को एक बार दोबारा से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने का जो समय है इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 या 3 दिन भी किसी पर्टिकुलर बेयरएक्स को देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उदाहरणों का अध्ययन, मामलों के उदाहरण या केस लॉ पढ़ें जो संबंधित धाराओं के व्याख्या में मदद कर सकते हैं। देखिए, जो भी इलस्ट्रेशंस दी होती हैं, एविडेंस में देख लीजिए, आईपीसी में देख लीजिए, तो इनके अंदर जो भी इलस्ट्रेशंस आपको दी हुई हैं उन इलस्ट्रेशंस को अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वहाँ पे एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन दी होगी और आपको पहचानना होगा कि कौन से सेक्शन में से है या कौन से सब सेक्शन में से है या किस बेयरएक्ट में से है। तो वो चीज़ें आप तभी पहचान पाएंगे अगर आपने एक बार उस इलस्ट्रेशन को पढ़ा होगा। प्लस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैगजिम्स तो है ही है, प्लस केस लॉस तो है ही है, प्लस डॉक्ट्राइंस तो है ही है, प्लस अमेंडमेंट्स तो है ही है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। महत्वपूर्ण बिंदुओं और धाराओं के नोट्स बनाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से देखा जा सके। देखिए, नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रह सकता है। अगर आपके पास समय है, आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे से थॉरली कर सकते हैं और ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है और मैं अभी नोट्स नहीं बना सकता हूँ, तो उस केस में अगर आप एक बार बेयरएक्ट को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उनके सेक्शंस को पढ़ लेते हैं,
तो वो भी एक मोर देन सफिशिएंट रह सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आईपीसी में क्या बताया जा रहा है, एविडेंस में क्या बताया जा रहा है, एडीआर में क्या बताया जा रहा है। एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसमें हो जाएगी। पिछले प्रश्नों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें ताकि समझ सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली पुराने क्वेश्चन पेपर्स को तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। साथियों के साथ चर्चा करें। समूह चर्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। कभी कभी किसी का और का दृष्टिकोण आपकी समझ को बढ़ा सकता है। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रश्न को किसी प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो आपका साथी है वो उसी प्रश्न को 1 मिनट में सॉल्व कर पा रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि एक ही प्रश्न को 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि आप उस प्रश्न को समझ ही नहीं पाए, और आपका जो फ्रेंड है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि उसने उस प्रश्न को 1 मिनट में समझ के उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं, एटलीस्ट ये जो बेयर एक्स की स्टडी है या फिर एआईबी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा ही देगा। इन तरीक़ों से आप बेयर एक्ट में से उत्तर जल्दी और प्रभावी ढंग से खोज सकते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी उन चीज़ों को समझने के लिए कि क्या ऐसा रीज़न बनता है कि हम पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ वीडियोस को देखा था जिससे मुझे या न्यूज़पेपर में पढ़ा था या फिर साइट्स पे पता लगा कि 52% के अप्रॉक्सीमेटली बच्चे फेल हो गए थे। जो पास परसेंटेज था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो वो कौन से रीजंस रहे होंगे। तो देखिए इस बार तो हमारा जो बेयर एक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा और कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।